जय हिंद साथियों। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हम एफएलटी टेस्ट लगा रहे हैं, साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला है एमसीक्यू सीरीज है वो टॉपिक वाइज चल रही है ना। तो उसमें यूनिट 1 के जो है अभी टेस्ट चल रहे हैं। हर एक टेस्ट में 100 प्रश्न रहते हैं, चाहे वो एफएलटी हो या फिर टॉपिक वाइज हो। तो हर एक टॉपिक के 100 प्रश्न कराए जाते हैं। ये एफएलटी टेस्ट है, अभी जिस क्लास को आप देख रहे हो ये एफएलटी टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। मतलब प्रीलिम्स परीक्षा का जो सिलेबस है ना, 10 की 10 यूनिट से इसमें सवाल देखने को मिलेंगे। लेकिन जो टॉपिक वाइज सीरीज है ना, उसमें सिर्फ उसी टॉपिक के सवाल होते हैं जो थंबनेल पर ऊपर लिखा होता है। तो जिस यूनिट का वो टेस्ट होता है और जिस टॉपिक से संबंधित होता है ना, उसी टॉपिक के 100 प्रश्न होते हैं। वो जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज है ना, उसके 70 टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, और 20 टेस्ट अलग से होंगे मध्य प्रदेश जीके के, जो कि विशेष बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो प्रीलिम्स परीक्षा का सिलेबस है ना, अभी मेरे हाथ में है और उसको टोटल 70 टॉपिक में बांटा गया है। तो हमने भी उसको 70 टॉपिक में ही बांट के जो है वीडियोस तैयार किए हैं। तो आपको कुल 70 वीडियो मिलेंगे टॉपिक वाइज, और जो फुल लेंथ टेस्ट हैं वो लगभग वो भी इतने ही टेस्ट देखने को मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट। तो इस प्रकार से हमारे जो है 10 से 12 हजार प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। थोड़ी सी और जानकारी दें आपको हम, तो हमें रिवीजन भी करते जाना है साथ साथ। तो यूनिट 1 की जो रिवीजन मैराथन क्लास है वो आपको अगले रविवार को, यानी कि जो अभी ये रविवार नहीं, जो आज है ना, आज का रविवार छोड़ो, आने वाला जो रविवार होगा अब, उसको आपको महा मैराथन वीडियो मिलेगा, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास होगा, संकल्पना एवं विचार वाले सारे टॉपिक होंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा और आधुनिक भारत का इतिहास, साथ ही स्वतंत्रता के पश्चात जो है पुनर्गठन एवं उसके बाद की जो घटनाएं हैं, सारी की सारी घटनाओं को शामिल किया जाएगा। एक ही वीडियो में आपका रिवीजन हो जाएगा सारे के सारे इतिहास का, भारत के इतिहास का। तो यूनिट 1 का रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद यूनिट 2 है, 3 है, 4 है, सबका रिवीजन वीडियो आएगा। लेकिन हर एक रिवीजन वीडियो के लिए हमें समय चाहिए है, क्योंकि रिवीजन करना है, साथ साथ पढ़ते भी जाना है। तो रविवार को आएगा रिवीजन वीडियो, और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखलाएं चल रही है और एफएलटी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आपको निरंतर प्रतिदिन उनके वीडियो देखने को मिलेंगे। उसके अगले रविवार को मिल जाएगा आपको यूनिट 2 का मैराथन वीडियो, है ना, और यूनिट 3 का भी मैराथन वीडियो जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रिवीजन भी होता रहेगा। आप क्या सोचते हो इस बारे में, आपका क्या कहना है, आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, है ना। और थोड़ी सी जानकारी और देनी थी करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन उसकी अभी बीच में चर्चा करेंगे। अभी क्लास को शुरू करते हैं, वरना आप बोर हो जाएंगे कि बातों ही बातों में। तो क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो पहले प्रश्न पर जाते हैं। हमें 100 प्रश्न कंप्लीट करने हैं, ये 10 यूनिट से संबंधित रहेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ऋग्वेद से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल की संज्ञा प्रदान की गई है। तो ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जिसे वंश मंडल की संज्ञा जो है प्रदान की गई है। तो ऋग्वेद का जो दूसरा और 7वां जो मंडल है ना, इसको वंश मंडल की संज्ञा प्रदान की गई है। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल को वंश मंडल की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है और इसे मैं सही सम्मिलित करना है, और 4 ऑप्शनों में से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही फिट हो रहा है इनके लिए। तो देखो क्या है, एक साइड दिए हुए हैं सूक्त और दूसरे साइड दिया हुआ है कि उनमें क्या जानकारी जो है हमें मिलती है। तो देखते हैं क्या जानकारी है। तो देखो पुरुष सूक्त जो है ना, पुरुष सूक्त में हमें चारों वर्णों की जानकारी मिलती है। तो जो पुरुष सूक्त है इसमें चारों वर्णों की जानकारी मिलती है। तो ए ऑप्शन का सही होना चाहिए कौन सा, नंबर 2। तो ए ऑप्शन मेल खा रहा है 2 से। तो देखते हैं कि ए ऑप्शन में 2 किस किस में है। तो 2 ऑप्शन में, इस प्रकार से हमारे नीचे के 2 ऑप्शन नहीं होंगे, पहले और दूसरे की संभावना अभी है। नासदीय सूक्त जो है ना, नासदीय सूक्त का संबंध है निर्गुण ब्रह्मा से। किससे है, नासदीय सूक्त का संबंध है निर्गुण ब्रह्मा की जानकारी मिलती है नासदीय सूक्त से। तो दूसरे का है पहला, और ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा सिर्फ 2 ऑप्शनों को हल करने से ही मिल गया है। फिर हमें पता चल रहा है कि सी का संबंध किससे है, ऋषि दीर्घतमा द्वारा रचित है। कौन सा, विवाह सूक्त जो है ऋषि दीर्घतमा द्वारा रचित है। और जो नदी सूक्त है ना, विपाशा और शतुद्री नदियों का वर्णन मिलता है नदी सूक्त में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। तो पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की जानकारी मिलती है, नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा की जानकारी मिलती है,
और विवाह सूक्त ऋषि दीर्घतमा द्वारा रचित है, और नदी सूक्त जो है विपाशा और शतुद्री नदियों का वर्णन जो है वो नदी सूक्त में हमें देखने को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, उपनिषदों के संबंध में गलत कथन है। तो पहले से हम आपको बता दें, जो 23 जून 2024 को पेपर हुआ था ना, 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा, उसमें संकल्पना एवं विचार से 4 प्रश्न आए थे। आप उनमें अच्छे से देखेंगे तो 4 प्रश्न थे सिर्फ संकल्पना एवं विचार वाले टॉपिक से, तो इससे अच्छे से तैयार करके जाना है और ये वहीं से क्वेश्चन है। उपनिषदों के संबंध में गलत कथन है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है उपनिषदों के संबंध में गलत है। तो पढ़ते हैं पहला कथन, उपनिषदों की रचना संभवतः 1000 से 300 ईसा पूर्व में हुई है। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें कैसा बताना है, गलत बताना है। इनकी कुल संख्या 108 है, तो 108 उपनिषद हैं, परंतु उपलब्ध संख्या 10 है। यह भी सही है कि इनकी कुल संख्या जो है 108 है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है, और ये अभी जो वर्तमान में उपलब्ध हैं ये केवल 10 हैं। अगला कथन है, इन्हें वेदों का प्रारंभिक भाग माना जाता है। तो इन्हें वेदों का प्रारंभिक भाग माना जाता है, ये जो ऑप्शन है ये गलत कथन होगा। कैसा होगा, गलत कथन होगा, इन्हें वेदों का प्रारंभिक भाग नहीं माना जाता है। उपनिषद गद्य व पद्य दोनों स्वरूपों में लिखे जाते हैं। तो बिल्कुल उपनिषद जो है गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 4 है, कोकीन निम्न में से किस पौधे से प्राप्त की जाती है। तो कोकीन जो होती है इनमें से किस पौधे से प्राप्त की जाती है, तो इसका सही आंसर है इरीथ्रोजाइलॉन। इरीथ्रोजाइलॉन जो है इससे कोकीन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, इनमें से किस कंपनी ने विंडोज 7, 8 और 10 बनाया है। तो हमें ये बताना है कि विंडोज 7, 8 और 10 है, इसमें से किस कंपनी ने बनाया है। तो आपको आंसर जल्दी से इन 4 ऑप्शनों को देखिएगा और आंसर करिएगा। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया है, विंडोज 7, 8 और 10 को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। देखो जो विंडोज 7 है ना, ये 2009 में लॉन्च हुआ था, और फिर उसके बाद विंडोज 8 आया 2012 में, और विंडोज 10 आया है 2016 में। किसके द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इन्हें बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉमन एट अनकॉमन। कॉमन एट अनकॉमन जो है ना, ये पुस्तक किसकी रचना है, ये बताना है। कॉमन एट कॉमन किसकी रचना है, तो देखिएगा इनमें से आपको किसका आंसर सही लग रहा है। तो ये जो है सुधा मूर्ति की रचना है। किसकी है, सुधा मूर्ति की रचना है कॉमन एट कॉमन। प्रश्न क्रमांक 7 है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः नामित किया गया है। तो किसे पुनः नामित किया गया है, हमारे प्यारे भारत को जो है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः नामित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है ना, इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई थी। कब की गई थी, 17 मार्च 1948 को की गई थी, और इसमें 175 देश शामिल हैं, और सहयोगी सदस्यों की संख्या इसके 3 है। तो 175 देश हैं इसमें। 17 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई। भारत को इसके लिए पुनः नामित किया गया है। हमें ये बताना है प्रश्न क्रमांक 8 में कि जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य को जीआई टैग निम्न क्षेत्र में दिया गया है। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसमें जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य के लिए, मेघालय के लिए। तो लाकडोग हल्दी बिल्कुल इसमें भी दिया गया है, गारो डाकमांडा इसमें भी दिया गया है, और लारनाई मिट्टी के बर्तन इसमें भी दिया गया है। तो लाकडोग हल्दी, गारो डाकमांडा, लारनाई मिट्टी के बर्तन, इन तीनों के लिए मेघालय राज्य को जीआई टैग दिया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। अच्छा, आपको ये बताना है कि जीआई टैग जो है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। तो जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, ये हम कई बार पूछ चुके हैं, है ना, और हम बता भी चुके हैं कई बार तो कि कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। तो आप जरूर बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, दुनिया की सबसे बड़ी टीका कंपनी बनाने वाली कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी टीका बनाने वाली कंपनी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो ये बताना है कि ये कहाँ पर है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, ये आपको पुणे में मिलेगी। कहाँ पर, पुणे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे, और इसकी स्थापना जो है 1966 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जो है
पुणे में है और 1966 में इसकी स्थापना हुई। आधार पूनावाला जो है बहुत चर्चा में रहे थे कोविड के समय पर, और अभी इसके वर्तमान में ये सीईओ हैं इसके। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गंगा यमुना तंत्र का भाग नहीं है? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी नदी जो है गंगा यमुना तंत्र का भाग नहीं है। तो देखो चंबल तो है, क्योंकि चंबल यमुना में जाके मिलती है ना। और बेतवा जो है, आपने देखा होगा बेतवा भी इसका हिस्सा है ना। और कुंवारी नदी जो है यह भी इसका हिस्सा है। लेकिन जो शक्कर नदी है ये नर्मदा नदी तंत्र का हिस्सा है। किसका है? नर्मदा नदी तंत्र का हिस्सा है। आपको हम नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको याद करने का तरीका बताएं तो नर्मदा नदी की जितनी सहायक नदियां हैं ना, या तो वो किसी खाने पीने की चीज़ों के नाम होंगे या फिर खाना बनाने की चीज़ों के नाम होंगे, जैसे तवा हो गई, शक्कर हो गई, दूधी हो गई, है ना। ये सब इस प्रकार की नदियां हैं। कुछ इसके अलावा भी है तो वो उनको याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, 82 राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 82 राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का आयोजन जो है वियना में किया गया है। कहाँ पर? वियना में 82 राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, अम्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ किया गया है अम्मा बैंक का उद्घाटन? अम्मा बैंक का उद्घाटन जो है उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पर? अम्मा बैंक का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। और अगला प्रश्न है, एआई मॉडल जेमिनी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एआई मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितने प्रतिशत है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर राज्य है वहां पर अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है कितने प्रतिशत है? तो टोटल 89% है अलीराजपुर जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। प्रश्न क्रमांक 15 है कि प्याज क्या है, पूछा जा रहा है कि इनमें से प्याज जो है वो क्या है, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्याज क्या ट्यूबर है, कॉर्म है, वल्व है, या फिर राइजोबियम है? तो ये बताना है आपको। तो प्याज जो है वो सल्क कंद कहते हैं। प्याज को क्या कहते हैं? सल्क कंद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, कालाजार बीमारी से हाल ही में किस देश को मुक्त घोषित किया गया है? तो कालाजार बीमारी से हाल ही में किस देश को जो है वो मुक्त घोषित किया गया है? तो कालाजार बीमारी से बांग्लादेश को मुक्त घोषित किया गया है। देखो कालाजार क्या है, एक संक्रमण बीमारी है और जो परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होती है। तो कालाजार बीमारी का जो परजीवी है लिस्मेनिया डोनोवानी, ये आपको याद रखना है। इसे काला बुखार या दमदमा बुखार भी कहा जाता है ना। और WHO ने क्या कहा है कि जो बांग्लादेश है वो कालाजार बीमारी से मुक्त हो गया है। प्रश्न क्रमांक 17 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? तो इनमें से जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है शुभंकर बताना है 2023 का। पांडा, उज्ज्वला, सूर्य या फिर हरित बाली जो है इनमें से क्या था? तो जो उज्ज्वला है ना, उज्ज्वला, वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर था। और उज्ज्वला का अर्थ होता है छोटी गौरैया। क्या होता है? छोटी गौरैया। माफ कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, हाल ही में बीसीसीआई ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से नवाजा है। तो हाल ही में बीसीसीआई जो संस्था है उसने क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से किसे नवाजा है? तो शुभमन गिल को जो है बीसीसीआई ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से जो है वो नवाजा है। 2024 का ही हाल ही का अवार्ड था। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। कौन सा इंडेक्स? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था का नाम पूछा जा रहा है कि क्या कहा जाता है उस संस्था को? तो उसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क। क्या है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क जो है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करता है। भारत का स्थान जो है 143 देशों में 126वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर है भारत। कितने देशों में? 143 देशों में। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 20 है कि इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः
कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो सोल्डरन प्रक्रिया जो है उसमें जो सोल्डर के रूप में प्रयोग होता है ना, आपको याद रखना है कि सीसा और टिन जो है ना, इसको सोल्डर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक की प्रक्रिया में जो है शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है ढोल ग्यारस किस देवता की पूजा से संबंधित है? ढोल ग्यारस, तो जो ढोल ग्यारस है ये भगवान कृष्ण की पूजा से संबंधित है। किससे है? भगवान कृष्ण की पूजा से संबंधित है। ये जो भादों का मास होता है ना, भाद्र मास, उसमें जो शुक्ल एकादशी आती है ना, उसी समय ये ढोल ग्यारस का जो है पूजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में एक साइड जो है परिषद और अकादमी दी हुई है और दूसरी साइड उनकी स्टेब्लिशन का वर्ष दिया हुआ है, तो स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है गलत है, असत्य है ये बताना है। कोई एक असत्य होगा है ना, बाकी 3 सही होंगे, तो आपको देखना है। देखो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की बात की जाए तो ये पहला सही दिया हुआ है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में, और मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी जो है 1987 नहीं है, 1985 है। कब है? 1985। और जो मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी है वो 1983 है। कहाँ पर है? 1983। तो साहित्य परिषद अकादमी 1954, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी जो है 1985 और मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983 याद रखना है। इस प्रकार से आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। प्रश्न क्रमांक 23 है, जो भारत भवन है ना, पूछा जा रहा है कि भारत भवन का जो अनहद भाग है ना, वो किससे संबंधित है? तो शास्त्रीय संगीत केंद्र से संबंधित है। किससे? शास्त्रीय संगीत केंद्र से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है और हमें इसमें सत्य नहीं है मतलब गलत कथन की पहचान करनी है, सत्य नहीं है ये बताना है। तो पहला जो प्रश्न है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो आपको कुछ आकृति इस प्रकार से देखने को मिलेगी। पश्चिमी घाट ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और इस साइड है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में आपको जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे की ओर आ रहे होगे ना, तो आपको यहाँ ऊंची ऊंची घाटियां मिलेंगी, अनाईमुड़ी मिलेगी यहीं पर है ना, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो ये उत्तरी हिस्से में जो है ना, उत्तरी हिस्से में ऊंची नहीं है, दक्षिणी हिस्से में यहाँ ऊंचाई पर है। कहाँ पर? दक्षिणी हिस्से में यहाँ पर ऊंचाई पर है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत है ना, सत्य नहीं है ये बताना था, अर्थात गलत है। तो पहला ही कथन सही आंसर होगा फिर इस क्वेश्चन का। बाकी 3 ऑप्शनों को और देख लेते हैं। पश्चिमी घाटों में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल है। अनाईमुड़ी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, तो ताप्ती नदी सतपुड़ा के बिल्कुल दक्षिण में है ना। ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत है और सतपुड़ा के उत्तर में क्या है? नर्मदा नदी घाटी है, और नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में क्या है? मध्य भारत का पठार है। और मध्य भारत के उत्तर के पठार के उत्तर में क्या है? तो इसके उत्तर में है गंगा यमुना का मैदान। ऑप्शन नंबर डी है, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती हैं, बिल्कुल मानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी जो है सत्य है ना, हमें सत्य नहीं है बताना था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्रमांक 25 है कि जो निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों से संबंधित है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इसके अनुप्रयोगों से संबंधित है, एआई के अनुप्रयोगों से संबंधित है। तो देखो पहला जो ऑप्शन है ऑटोमेटेड प्लानिंग एंड शेड्यूल, ये तो है ना, तो एक तो ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। स्पीच रिकॉग्निशन ये भी इसमें आता है। हैंड राइटिंग स्टेशन जो है यह भी इसमें आता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी जो है सही आंसर होगा। राग भोपाली उत्सव किससे संबंधित है? तो जो राग भोपाली उत्सव है ये किससे संबंधित है? तो राग भोपाली उत्सव, देखो नाम देखो, राग भोपाली उत्सव, जबकि संबंध है किससे इसका? रोजगार से संबंध है इसका। तो राग भोपाली उत्सव जो है वो गौहर महल में आयोजित हुआ था, उत्सव मनाया जाता है भोपाल के, और रोजगार से संबंधित है। यहाँ पर सम्मिलित करना है कि एक साइड दिए हुए हैं मेलों के नाम, तो इस साइड आपको ये मेलों के नाम दिख रहे हैं, और दूसरी साइड दी हुई है नदी, कि किस नदी के किनारे ये मेला जो है आयोजित होता है। तो जो पहला ऑप्शन है गोटमार मेला, क्या है? गोटमार मेला। तो गोटमार मेला जो है कहाँ लगता है, किस नदी के किनारे लगता है? तो देखो गोटमार मेले का संबंध है जाम नदी से। किससे है? गोटमार मेले का संबंध है जाम नदी से। जाम नदी के किनारे लगता है गोटमार का मेला। तो कभी कभी सिंगल क्वेश्चन भी सीधे बन सकता है कि गोटमार मेला किस नदी के तट पर के या फिर किनारे
पर जो है लगता है, तो उज्जाम नदी सही आंसर होगा इसका। और जो रामपायली मेला है ना, रामपायली मेला, ये लगता है चंदन नदी के किनारे पर। कहाँ पर? चंदन नदी के तट पर रामपायली का मेला लगता है, चंदन नदी। तो गोटमार याद रखना है जाम नदी, रामपायली याद रखना है चंदन नदी। और जो गरीबनाथ का मेला है ना, गरीबनाथ का मेला लगता है नेवज नदी के तट पर। किस पर? नेवज नदी के तट पर लगता है गरीबनाथ का मेला, नेवज नदी के तट पर लगता है गरीबनाथ का मेला। इस प्रकार से गोटमार मेला आपको याद रखना है, गोटमार मेला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। और जो जाम नदी, रामपायली मेला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंदन नदी। गरीबनाथ का मेला ऑप्शन नंबर एक जो है ना सी हो जाएगा, नेवज नदी। और बरमान का मेला नर्मदा नदी के तट पर लगता है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो इस प्रकार से किस में मैच कर रहा है हमारा, देख लेते हैं। तो ये होना चाहिए, ए का होना चाहिए चौथा और बी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 28 है, निम्नलिखित में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? तो इनमें से कौन सा लोकगीत है जिसमें महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? तो जो बैरायटा गायन है ना, बैरायटा गायन, इसमें महाभारत की कथाओं को गाया जाता है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बैरायटा गायन बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। चापचर कुट त्योहार, चापचर कुट त्योहार मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है? चापचर कुट त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है? तो चापचर कुट त्योहार मिजोरम राज्य का है। कहाँ का है? मिजोरम राज्य का है चापचर कुट। यहाँ पर हमें लेटराइट मृदा के बारे में देखना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इस पर सत्य कथन की पहचान करनी है। इन कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। लेटराइट मृदा के बारे में देखते हैं। देखो, लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो बिल्कुल लेटराइट मृदा कहाँ देखने को मिलेगी? जहाँ का तापमान तो उच्च रहता है लेकिन वर्षा भी वहां पर बहुत होती है। इसीलिए लेटराइट मृदा कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती है। दूसरा ऑप्शन है, इस मृदा में जैव पदार्थों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की अधिकता होती है। इनकी अधिकता नहीं होती है, कमी होती है इन तीनों की। नाइट्रोजन की, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 है, लेटेराइट मृदा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही होगा। इस प्रकार से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, गोंड जनजाति में बिदरी पूजा, कौन सी गोंड जनजाति में जो बिदरी पूजा होती है का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो गोंड जनजाति की जो बिदरी पूजा है इसका आयोजन जो है ज्येष्ठ माह में किया जाता है, जेठ के महीने में किया जाता है, ज्येष्ठ माह में किया जाता है। बिदरी पूजा में क्या करते हैं गोंड जनजाति के लोग? जो बादल होते हैं ना, बादलों की पूजा करते हैं बिदरी पूजा में गोंड जनजाति के लोग। सही युग्म को पहचानना है और नीचे कूट दिए हुए हैं उनमें से आंसर करना है कि कौन सा आंसर होगा इसका। तो देखो, सही पहचानना है, संबंधित पहचानना है कि तो जो फॉर्म है ना, फॉर्म, ये एक साइड ये जनजातियां दी हुई हैं और एक साइड राज्य दिए हुए हैं। तो फॉर्म जनजाति जो है ना, कौन सी जनजाति की बात हो रही है? फॉर्म जनजाति की। क्या ये असम से संबंधित है? नहीं, फॉर्म जनजाति असम से संबंध नहीं रखती है बल्कि रखती है कहाँ से? नागालैंड से संबंध रखती है। तो फॉर्म जनजाति का संबंध किससे है? नागालैंड से है। और जो चौथे जनजाति है ना, चौथे, ये मणिपुर से ही संबंध रखती है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा 1-2 नंबर का कथन तो सही है, दूसरा शामिल सही सम्मिलित है। तो चौथे जनजाति कहाँ पर देखने को मिलेगी? मणिपुर में। और लुसाई जनजाति जो है वो त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। तो चौथे मणिपुर, लुसाई त्रिपुरा, फोम जनजाति नागालैंड, है ना। और जो टोडा जनजाति है ये नागालैंड में नहीं है। टोडा जनजाति कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी टोडा जनजाति। तो टोडा जनजाति में कौन सी प्रथा पाई जाती है? एक प्रथा होती है टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा। कौन सी? बहुपति प्रथा। एक ही औरत के बहुत सारे पति होते हैं। तो फॉर्म कहाँ पर? नागालैंड, चौथे मणिपुर, लोसाई त्रिपुरा और टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु की है, ना कि नागालैंड की। इस प्रकार से ऑप्शन सही पहचान करनी थी हमें, तो दूसरा और तीसरा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो पलामू टाइगर रिजर्व आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? झारखंड में देखने को मिलेगा।
प्रश्न क्रमांक 34 है, इसमें कथन दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो देखते हैं, चक्रवातों के संबंध में प्रश्न है और कौन सा कथन सही है इसकी पहचान करनी है। देखो, चक्रवात एक तूफान होते हैं, यहाँ तक तो ये कथन सही है कि तूफान होते हैं जो निम्न वायुमंडलीय दाब वाले केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही है, पूरा कथन जो है वो सही है कि जो चक्रवात हैं एक तूफान होते हैं जो निम्न वायुमंडलीय दाब वाले केंद्र के क्या करते हैं, चारों ओर घूमते हैं। दूसरा ऑप्शन है, चक्रवातों का विकास केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है ना। तो इस प्रकार से जब ये केवल शब्द आ जाए ना तो सोच ही लिया करो कि ये तो गलत ही होगा, है ना। मैक्सिमम चांस रहते हैं कि वो गलत ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है, चक्रवात में पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। यह कथन बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात आते हैं ना तो वो घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत होते हैं, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है ना वहां पर घड़ी की सुई की दिशा में होते हैं। चक्रवात की पवन की जो है दिशा उस दिशा में होती है। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 35 है और यहाँ पर भी सत्य कथन की पहचान करनी है, सत्य बताना है कौन सा है। तो देखो, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो इसकी शुरुआत है वर्ष 2007 में यूएन महासभा ने की थी। तो यह कथन भी सही है। इस प्रकार से दोनों कथन जो है सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको याद रखना है कि 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 36 है, शिवाजी के अष्टप्रधान का वो सदस्य शिवाजी के अष्टप्रधान का वो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था। तो कौन सा सदस्य जो है जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, तो जो विदेशी मामलों की देखरेख करते थे ना वो सुमंत हैं। कौन है, सुमंत हैं। वो शिवाजी पर मूवी आई थी, शायद आपने देखी होगी, है ना, अजय देवगन की। तो उसमें देखा होगा कि जो सुमंत होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देख रहे होते हैं। तो मतलब राज्य से बाहर के जो भी विदेशी आस पड़ोसी राज्य होते थे उनसे संबंधित राज्यों को देख रहे होते थे, उनको सुमंत कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 37 है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। भीमराव अंबेडकर द्वारा जाति प्रथा का विनाश निम्न वर्ष में लिखी गई थी। तो जो इनकी पुस्तक है जाति प्रथा का विनाश भीमराव अंबेडकर की, वो कब लिखी गई थी? तो 1936 में इन्होंने इसको लिखा था, 1936 में। यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और सत्य कथन की पहचान करनी है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो देखते हैं, पुरापाषाण कालीन स्थल अग्नि कुंडाला और लोनारा का संबंध मध्य प्रदेश से है। तो बिल्कुल है, इनका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। और मध्य पाषाण कालीन आदमगढ़ शैलाश्रय के खोजकर्ता आरवी जोशी हैं। तो आदमगढ़ शैलाश्रय की खोजकर्ता कौन है? आरवी जोशी ही हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 40 है, आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया ऐप मणि ऐप जो है किसके लिए है? तो मणि ऐप किसके लिए है? दृष्टि बाधितों के लिए है मणि ऐप। किसके लिए है? दृष्टि बाधित के लिए है मणि ऐप। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो ये बताना है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में? अरविंद घोष की अध्यक्षता में जो है नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और अरविंद घोष जो है एक योगी भी थे, दार्शनिक भी थे अरविंद घोष। बंगाल विभाजन दिवस को मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो किस रूप में दिया था ये बताना है कि किस रूप में दिया था। तो रक्षाबंधन दिवस के रूप में दिया था। उन्होंने सुझाव दिया कि बंगाल विभाजन दिवस जो है इसको हम रक्षाबंधन दिवस के रूप में एकता के रूप में प्रदर्शित करेंगे। रक्षाबंधन दिवस मनाएंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक बनेंगे। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य यह कथन भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भारतीय गौरव का जो अंतिम सूर्य है यह कथन प्रयुक्त हुआ है हेमू के लिए। किसके लिए? हेमू के लिए यह कथन जो है प्रयुक्त हुआ है।
कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है? जो कंप्यूटर की विंडो होती है ना, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है? तो ये होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वही उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हुआ करते हैं। अगला प्रश्न है, बास्कल उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कैन उपनिषद आदि का संबंध किस वेद से है? तो ये जो तीनों उपनिषद दिए हुए हैं, बास्कल, छांदोग्य और कैन, इन तीनों उपनिषदों का संबंध किससे है? तो इनका उपनिषदों का जो संबंध है सामवेद से है। किससे है? सामवेद से है। प्रश्न क्रमांक 47 है कि वेदांगों में कल्प सूत्रों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वेदांगों में कल्प सूत्र की संख्या जो है वो 4 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है वेदांगों में कल्प सूत्र की संख्या। भील जनजाति के विवाह में प्रचलित कन्यादान की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो भील जनजाति में जो कन्यादान की प्रथा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ओगी। क्या कहा जाता है? ओगी। ओगी कहा जाता है। देखो, भील जनजाति के बारे में थोड़ा सा जानो। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है ना। और ये 37.7% है। कितनी है? कुल जनजाति का 37.7% है। भील जनजाति में जो कन्यादान की प्रथा होती है उसको ओगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओगी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उसमें कथन दिए हुए हैं और सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखो, जो पहला कथन है, संसद टीवी को 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। तो बिल्कुल लॉन्च किया गया था। संसद टीवी को 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। मार्च 2021 में ही लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया था। यह कथन भी सही है। मार्च 2021 में लोकसभा और राज्यसभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया और 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी के रूप में उसे लॉन्च कर दिया गया था। इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, श्री रंजीत पुनहानी को नियुक्त किया गया था। तो यह कथन भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अंतः रंगमंच का संबंध है। तो अंतः रंगमंच का संबंध किससे है? अंतः रंगमंच का संबंध है रविंद्र भवन से। किससे है? रविंद्र भवन से इसका संबंध है। भोपाल में स्थित श्रेष्ठ नाट्यगृह जो है जिसमें 2 रंगमंच अंतः एवं बाह, तो अंतः रंगमंच और बाह रंगमंच कहाँ पर है? रविंद्र भवन भोपाल में स्थापित है। ईरानी तथा हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है? हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय तो ये आपको मिलेगा ताजमहल में देखने को। कहाँ पर? ताजमहल में देखने को मिलेगा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया है? तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया है। और ताजमहल की वास्तुकला जो है ना, वो ईरानी, हिंदू एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का जो है प्रतीक है वो। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मुगल सेनापति था जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जयसिंह के साथ, है ना। जयसिंह जो है, जयसिंह के साथ किए थे। जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी गई थी। किसने भेजी थी? औरंगजेब ने भेजी थी। और औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था जयसिंह। कौन था? जयसिंह। और इसी के साथ पुरंदर की संधि जो है वो हुई थी। शाहनामा के लेखक कौन है? तो पूछा जा रहा है कि शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा नहीं, शाहजहांनामा जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं इनायत खां। कौन है? इनायत खां जो है शाहजहांनामा के लेखक हैं इनायत खां। प्रश्न क्रमांक 54 है कि चंदेरी में जागेश्वरी देवी का मेला किस पर्व पर आयोजित किया जाता है? तो चंदेरी में जो जागेश्वरी का मेला है किस पर्व पर आयोजित किया जाता है ये बताना है। तो जो गणगौर पर्व होता है ना, गणगौर पर्व, इस समय चंदेरी में जो है जागेश्वरी देवी का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि एक साइड दी हुई है रचनाएं और दूसरे साइड दिए हुए हैं उनके रचनाकार, और हमें इसको जो है मेल करना है कि किसका किससे सही मेल खाता है। देखो, आप रसिक प्रिया जो है रचना, ये तो बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो, है ना। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि रसिक प्रिया जो है आचार्य केशव चंद्र सेन की है। किसकी है? आचार्य केशव चंद्र सेन की है।
और जो दूसरी रचना है बीजुरी काजल आंजरी, बीजुरी काजल आंजरी, ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। तो बीजुरी काजल आंजरी जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। तीसरी जो रचना है जलियांवाले बाग में बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। जलियांवाले बाग में बसंत किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। और एक बचा है अब पूस की आग, तो पूस की आग होना चाहिए शायद ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है पूस की आग। अगला प्रश्न है भूटिया, भुइनहार, पांडो किस जनजाति की उप समूह है? तो ये हमें बताना है कि ये कौन सी जनजाति की जो है उप समूह है। भूटिया, भुइहार और पांडो, भूटिया, भुइहार और पांडो जो हैं ये किसकी हैं? तो भूटिया, भुइहार और पांडो जो हैं ना तो भील जनजाति की हैं, है ना, और ना ही है कोरकू जनजाति की, ना ही पारधी जनजाति की हैं। ये सभी जो है ना भारिया जनजाति से संबंधित हैं, भूटिया, भुइनहार और पांडो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। भूटिया, भुइहार और पांडो किसकी उपजातियां हैं? भारिया जनजाति की जो है उपजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हाल ही में भारत व मलेशिया के मध्य द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास है ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किस बीमारी ने दस्तक दी है? तो जो बर्ड फ्लू है उसने अंटार्कटिका तक दस्तक दे दी है। ये बहुत चर्चा में रहा था उस समय कि अंटार्कटिका की मुख्य भूमि जो है ना वहां तक बर्ड फ्लू जो है फैल चुका है। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो लिंगायत धर्म के संस्थापक जो हैं बसन्ना को माना जाता है। किसको? बसन्ना को जो है लिंगायत धर्म का संस्थापक माना जाता है। भगवान शिव का जो लिंग धारण करने वाला संस्थान है मतलब इसको उस पर आधारित माना जाता है। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन है? बसन्ना जो है लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गौड़ जनजाति द्वारा किसे देव अन्न कहा जाता है? तो गौड़ जनजाति के द्वारा किसे कहा जाता है देव अन्न? तो महुआ को जो है गौड़ जनजाति के द्वारा देवअन्न कहा जाता है। महुआ को गौड़ जनजाति के द्वारा देवअन्न की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 61 है भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बना है। तो भारत की जो जन औषधि पहल है ना इसमें शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? मॉरिशस जो है इसमें पहला देश बना है। जन औषधि पहल का उद्देश्य क्या है? सस्ती कीमतों पर जो है जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 62 है मध्य प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मध्य प्रदेश की जो एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है जबलपुर, मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? पहले तो याद रखो कि जबलपुर में है। और इसका नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जो आचार्य सुश्रुत है ना इनके नाम पर रखा गया है, आचार्य सुश्रुत के नाम पर। प्रश्न क्रमांक 63 है कोल जनजाति गांव के निकट टोला बनाकर रहते हैं जिसे कहा जाता है। तो देखो कोल जनजाति के जो लोग हैं गांव के आसपास टोला बनाकर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोल्हान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्हान कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 गोल्ड प्लेजर कण मध्य प्रदेश में अल्प मात्रा में किस नदी में पाए जाते हैं? तो गोल्ड प्लेजर कण जो है ना जैसा उसका नाम है ना उसी में पाए जाते हैं, तो सोन नदी में जो है पाए जाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी मत लगा के आ जाना कि ऑप्शन में स्वर्ण रेखा, नहीं, सोन नदी। भारत का पहला बायोमास गांव किस जिले में स्थित है? तो भारत का जो पहला बायोमास गांव है ये बैतूल जिले में स्थित है। कहां पर है? बैतूल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है असत्य विकल्प का चयन करना है, तो 3 सत्य होंगे, कोई एक जो है वो असत्य होगा। तो देखते हैं। एरण अभिलेख जो है इससे सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। सुपिया अभिलेख में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। सुपिया अभिलेख से तो पता चला है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है कौन था? घटोत्कच को माना जाता है। सांची अभिलेख से आर्य संघ को दान की जानकारी मिलती है। और जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी नहीं मिलती है ना, तो मंदसौर अभिलेख से नहीं मिलती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। अल नीनो के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। अल नीनो के संबंध में जो है
असत्य कथन का चयन करना है। किसका? असत्य कथन का चयन करना है अल नीनो के संबंध में। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, अल नीनो के संबंध में असत्य कथन का पहचान करनी है हमें 67 में। तो देखते हैं, जो है पहला कथन है कि यह पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के जल को गर्म कर देता है। अल नीनो जो है पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के जल को जो है गर्म कर देता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है और हमें असत्य कथन मतलब गलत छांटना है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसे महासागरीय बुखार कहते हैं, तो बिल्कुल कहा जाता है इसे महासागरीय बुखार। मछलियों के लिए लाभदायी होता है, ऐसा नहीं है, मछलियों के लिए लाभदायी नहीं होता है, मछलियों के लिए नुकसानदेह होता है। कौन? अल नीनो, है ना, अल नीनो की बात हो रही है। और चौथा ऑप्शन है प्लस इसके क्रिसमस के बच्चे की धारा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि प्लस इसे क्रिसमस की बच्चों की धारा के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है ना, लेकिन ये मछलियों की लाभदायी नहीं है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें गलत कथन की पहचान करनी थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई है? तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किसने की है? तो अनूपपुर ने कितनी? 12% के आसपास। जबकि सबसे अधिक किसने की थी? इंदौर ने। कितने परसेंट? 34% के आसपास। तो सबसे कम वृद्धि किसने की थी? तो सबसे कम वृद्धि दर रही थी अनूपपुर की। क्वेश्चन नंबर 69 है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो सत्य कथन की जो है पहचान करनी है। अब हम कथन को देखते हैं, फिर सत्य कथन की पहचान करते हैं कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहला जो कथन है, यह ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक करता है। तो बिल्कुल ये हीमोग्लोबिन का ही काम है ना। वस्तुतः यह पीले रंग का वर्णक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल कर देता है, ऐसा भी नहीं है। हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग सिकल सेल है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 70 है, ध्वनि की श्रव्यता के परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही है ध्वनि की। तो सही कूट का चयन करना है। देखते हैं, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे पराश्रव्य ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं। तो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं पराश्रव्य ध्वनियों को भी सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन सकते। व्हेल तथा हाथी अश्रव्य, जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करने में सक्षम है। तो व्हेल और जो हाथी होते हैं वो अश्रव्य और जो डॉल्फिन और चमगादड़ होते हैं वो पराश्रव्य ध्वनियों को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। और तीसरा कथन है, सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 गीगाहर्ट्ज से 20,000 गीगाहर्ट्ज होता है। तो ये कथन भी सही है। इस प्रकार से पहला और तीसरा कथन सही है, तो कौन सा है? तो पहला, माफ कीजिए, दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति शब्द के बारे में पूछा जा रहा है किसने दिया है? तो हरित क्रांति शब्द जो है विलियम गॉन्ड ने दिया है। किसने? विलियम गॉन्ड ने दिया है हरित क्रांति शब्द। क्वेश्चन नंबर 72 है, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किस नदी को प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे सुंदर नदी है वो दर्जा दिया गया है केन नदी को। किसको? केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। इसका जो उद्गम है कैमूर पहाड़ी कटनी जिला से होता है। कहाँ से? कैमूर पहाड़ी कटनी जिला से जो है मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कैन का उद्गम होता है। 427 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कितनी? 427 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियों में सोनार और श्यामरी आपको याद रखना है। आपको ये बताना है कि कैन का जो है प्राचीन नाम क्या है। क्या? कैन नदी का प्राचीन नाम क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है कि कहाँ पर है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? लखनऊ में। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और अगर पूछा जाए भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, तो ये कोयम्बटूर में मिलेगा। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। क्वेश्चन नंबर 74 है,
किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि नहीं है ना। किस बाद में सबसे पहले ये कहा था कि जो है उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरूबारी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर लेकिन गोलकनाथ बाद में क्या कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है। बेरूबारी केस कब का है? 1960 का है। कब का? 1960 का। क्वेश्चन नंबर 75 है और हमें 4 कथन दिए हुए हैं और उनमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। किसकी? असत्य कथन की जो है पहचान करनी है। तो देखते हैं कौन सा कथन जो है असत्य है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना जुलाई 2017 में की गई। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की जो स्थापना है जुलाई 2017 में की गई थी। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग एक सांविधिक निकाय है। तो बिल्कुल है, अधिनियम के तहत बना था इसलिए ये सांविधिक है। और मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की सेवा शर्तें राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राज्यपाल नहीं बल्कि किसके द्वारा? सरकार के द्वारा निर्धारित होती हैं। इस प्रकार से हमें गलत कथन की पहचान करनी थी और हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। प्रश्न क्रमांक 76 है, दिए गए कथनों में सही विकल्प का चयन करें, है ना। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो खेत तालाब, सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो खेत तालाब योजना 2010 में प्रारंभ हुई थी क्या? नहीं, तो ये तो होगा नहीं, है ना। तो 2010 में प्रारंभ नहीं हुई है। इस प्रकार से पहला हमारा गलत है, जबकि हमें सही का पहचान करनी है। तो देखते हैं कि कौन सा है। तो पहला इसमें है तो ये नहीं होगा और पहला इसमें है तो ये नहीं होगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प बचे, या तो सभी असत्य होंगे या केवल चौथा जो है सत्य होगा। तो सबसे पहले हम चौथे को ही देखते हैं। अगर चौथा भी असत्य हुआ तो फिर सभी तो असत्य होंगे ही। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है बालाघाट है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सर्वाधिक सिंचित जिला बालाघाट नहीं है बल्कि ग्वालियर है। कौन सा है? ग्वालियर। इस प्रकार से चौथा कथन भी असत्य हो जाता है और हमारा आंसर हो जाएगा सभी कथन जो है असत्य हैं। तब इन ऑप्शनों को एक बार सही करके हम देख लेते हैं। खेत तालाब योजना कब की है? 25 मई 2007 की है खेत तालाब योजना। पलकमती सिंचाई टैंक कहाँ पर है? तो ये रायसेन जिले में है, ना कि विदिशा में। और गुलाब सागर नहर जो है ये सीधी जिले में है। कहाँ पर है? सीधी जिले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ग्वालियर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ना एक सांविधिक आयोग है, ना कि संवैधानिक। संवैधानिक होता तो संविधान में वर्णन मिलता, लेकिन ये तो सांविधिक है। इसका गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन एक सांविधिक आयोग है जो कि एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है यह संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियों से। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक जो है स्कीम। प्रश्न क्रमांक 79 है, देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देश का कला भवन पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उज्जैन जिले में स्थित है देश का कला भवन। एमसीबी जो होती है ना, आपने देखी होगी एमसीबी लगी रहती है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। पूरा नाम बताना है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है। तो एम से बनता है मिनीचर, सी से बनता है सर्किट और बी से बनता है ब्रेक। तो देखते हैं, मिनीचर है ना, मिनीचर इसमें सर्कल है तो ये तो होगा नहीं, इसमें मिच्योर ये दोनों ही नहीं है, है ना। मिनीचर इसमें है, सर्किट ब्रेक ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। मिनीचर सर्किट ब्रेक क्या होगा? मिनीचर सर्किट ब्रेक जो है ब्रेकर, हाँ, मिनीचर सर्किट ब्रेकर जो है एमसीबी को फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का जो वर्णन है अनुच्छेद 231 में देखने को मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 231 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 82 है,
सेवा सेवाओं पर कर का प्रावधान किया किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो सेवाओं पर कर का जो प्रावधान है अनु 88वां संविधान संशोधन में किया गया था। किसमें? 88वां संशोधन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। किसकी? सत्य कथन की जो है पहचान करनी है क्वेश्चन नंबर 83 में। तो यह योजना का प्रारंभ ग्वालियर से हुआ था। तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जो है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है? ग्वालियर से हुआ है। और इस योजना द्वारा असहाय बुजुर्ग दिव्यांगों को घर पर ही राशन मुहैया कराया जाता है। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जो है इसके लिए ये दोनों कथन ही सही हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत 7 फरवरी 2021 को की गई थी। प्रश्न क्रमांक 84 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो किस प्रकार से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है पद से हटाया जाता है? क्या केवल लोकसभा में द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्य न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा? नहीं। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से? नहीं। उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर जो है इन्हें हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसका निर्धारण किया गया था कब? 1884 में। कब किया गया था? 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण वाशिंगटन में हुए सम्मेलन में किया गया था। हमराज पोर्टल का संबंध किससे है? तो हमें ये बताना है कि हमराज पोर्टल का संबंध जो है किससे है? तो हमराज पोर्टल का संबंध है भारतीय सेना से। किससे है? भारतीय सेना से हमराज पोर्टल का संबंध है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। हमराज पोर्टल क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है और सैनिकों से संबंधित है। निम्न में से सर्च इंजन नहीं है, इनमें से ही बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है। तो देखो, याहू तो है, लाइकोस भी है, मेटाग्रावल भी है। तो याहू है, मेटाग्रावल है, लाइकोस है, लेकिन जो डाउ जोन्स है ना, ये सर्च इंजन नहीं है। डाउ जोन्स अमेरिका का एक शेयर बाजार सूचकांक है। क्या है? अमेरिका का शेयर बाजार सूचकांक है डाउ जोन्स, ना कि सर्च इंजन है। तो याहू, लाइकोस और मेटाग्रावल जो है ना एक सर्च इंजन है, इनको आपको याद रखना है। परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की गई थी? तो परमार वंश का कौन सा शासक है जिसने जो है राजधानी को उज्जैन से कहां पर स्थानांतरित किया था? धार पर। तो बैरिसें द्वितीय जो है ना, इन्होंने अपनी राजधानी को उज्जैन से धार स्थानांतरित किया था, बैरिसें द्वितीय ने। परमार वंश के जो शासक हैं बैरिसें द्वितीय, इन्होंने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय से सहायता प्राप्त करके मालवा क्षेत्र को पुनः अधिकार कर लिया था और फिर जो राजधानी है वो बना ली थी धार। प्रश्न क्रमांक 89 है, मध्य प्रदेश के किस शहर को फिनटेक सिटी के रूप में विकसित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस सिटी को फिनटेक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है या किया गया है? तो फिनटेक सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के इंदौर को विकसित किया गया है। किसको? इंदौर को। देश की पहली फिनटेक सिटी है मुंबई और दूसरी कौन सी है? हमारा इंदौर है। तो पहली है मुंबई और दूसरी है इंदौर। फिनटेक देखो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों से जो शब्द निकले उनसे बना है फिनटेक। तो फाइनेंस का फिन लिया गया और टेक्नोलॉजी का टेक, तो फिनटेक बन गया। क्वेश्चन नंबर 90 है, कुमारी मीना सह मांडवे का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो कुमारी मीना सह मांडवे हैं जो, इनका संबंध उमरिया जिले से है। किससे है? उमरिया जिले से है। और मीना सह मांडवे जो हैं उमरिया जिले की मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं मीना सह मांडवे। पसीना, गुस्सा, खुजली आदि गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? तो हमें ये बताना है कि पसीना, गुस्सा और जो खुजली है उसका नियंत्रण हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है? तो जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है इसको, पसीना, गुस्सा और खुजली को। यह मस्तिष्क का केंद्र का छोटा भाग होता है। जो मस्तिष्क का केंद्र होता है ना उसका छोटा भाग होता है और इसी से पता चलता है कि शरीर का तापमान क्या है, भूख, नींद का चक्र, ये सब हाइपोथैलेमस के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह जो कथन है
पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। प्रश्न क्रमांक 93 है, समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया था? तो ये बताना है कि समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 जिसका समय रहा था, और इसको तैयार किसने किया था? D.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जिसमें समाजवादी समाज को टारगेट लक्ष्य बनाया गया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न तो इस बार परीक्षा में छपना ही है ना, क्योंकि नाबार्ड से क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो, अब सेबी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो कब की गई थी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना? तो 12 जून को। कब? 12 जून को जो है स्थापना हुई इसकी, या फिर 12 अप्रैल को हुई थी। पहले तो ये याद करो आपकी 12 जून या 12 अप्रैल है इसका। तो जो है 12 अप्रैल 1988। कब है? 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की जो है स्थापना की गई थी। देखो, सेबी की स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को हुई है। सेबी की स्थापना आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने के लिए की गई थी, और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इसे वैधानिक बना दिया गया था। तो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, और जो वैधानिक दर्जा कब मिला था? 30 जनवरी 1992 को मिला था। क्वेश्चन नंबर 95 है, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति का जो अध्यक्ष है वो बने थे कौन? JB कृपलानी। तो संविधान सभा की जो उप समिति है, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? JB कृपलानी बनाए गए थे। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति जो है ना, उसमें HC मुखर्जी का नाम याद रखना है अल्पसंख्यक उप समिति के लिए। सही सम्मिलित करना है। क्या करना है? सही सम्मिलित करना है कि कौन सा जो है सही है। तो देखो, पूर्वा जलप्रपात जो है ना, पूर्वा जलप्रपात आपको मिलेगा कहाँ पर देखने को? पूर्वा जलप्रपात मिलेगा आपको टॉस नदी पर। किस पर? पूर्वा जलप्रपात जो है ये मिलेगा आपको टॉस नदी पर। तो पूर्वा जलप्रपात टॉस नदी से संबंधित है, और जो पियावन व चचाई जलप्रपात है ये बीहड़ नदी से संबंधित है। किससे? पियावन या चचाई जलप्रपात जो है ना, ये बीहड़ नदी पर है। किस पर है? बीहड़ नदी पर है। और जो केवटी जलप्रपात है ना, केवटी, ये महाना नदी पर है केवटी, और जो बहुटी जलप्रपात है ये सैलर नदी। तो पूर्वा जलप्रपात टॉस, पियावन व चचाई बीहड़, केवटी महाना नदी, और बहुटी सैलर नदी। बहुटी सैलर नदी, ये चार है आपको। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये बताना है कि मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक मछली उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका जो सही आंसर है जबलपुर। कहाँ पर होता है? जबलपुर, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है किस जिले में? जबलपुर जिले में होता है। अच्छा, मछलियों की प्रजाति से संबंधित प्रश्न भी बन सकता है, तो कुछ ऐसे नाम जो सुनने में नहीं आते मैं आपको बताता हूँ, जो प्रश्न में पूछे जाते हैं अक्सर, जैसे कॉमन कॉर्प हो गया, सिल्वर कॉर्प हो गया, ग्रॉस कॉर्प हो गया, रोहू मछली हो गई, महासीर हो गई, टूना हो गई, है ना। जैसे महासीर मछली मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है ना। तो ऐसे ही तो कुछ याद रह जाते हैं, जैसे रोहू याद रहती है, टूना मछली याद रहती है, लेकिन कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प आपको याद रखना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन की बात की जा रही है, और मैंग्रोव वन कहाँ मिलते हैं? हमें सुंदरबन में देखने को मिलते हैं। सुंदरबन से जुड़ा कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में मिलेंगे, उसके बाद जो है गुजरात में मिलेंगे, और फिर मिलेंगे अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पर है, ना कि दूसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात का नाम आता है, फिर आता है अंडमान और निकोबार का। प्रश्न क्रमांक 99 है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। कहां पर? तमिलनाडु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, और ये इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न है। साथी पोर्टल का संबंध किससे है? तो जो साथी पोर्टल है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर सी है नीति आयोग से, और ऑप्शन नंबर डी है
कृषि मंत्रालय से। तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, साथी पोर्टल का संबंध किससे है। हम वेट करेंगे आपके कमेंट का, और जरूर जो कमेंट करेंगे उनको कमेंट को हम लाइक भी करेंगे, है ना। और अगले टेस्ट में आपका नाम भी बोलेंगे, तो जरूर बताइएगा कि साथी पोर्टल का संबंध किससे है। तो आप पूरा लिखेंगे साथी पोर्टल का संबंध इस मंत्रालय से, पूरा लिख के भेजें, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।